आज मैं आप लोगों के सामने में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैं आया हूं और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात आज जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हमारी जो भी परिस्थितियां हैं उसमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण की बात तो सभी करते हैं, लेकिन पुरुष सशक्तिकरण की बात लोग नहीं करते। मतलब ये साफ है कि महिलाओं को ही सशक्त करने की आवश्यकता है, पुरुष पहले से सशक्त हैं। और जाहिर है कि मैंने पिछले लेक्चर से मैंने चर्चा की है जेंडर वाइज में, या फिर उसके बाद भी जो मैंने आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत किया है, हमने उसमें विभिन्न प्रकार से चर्चा किया है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना, महिलाओं को मजबूत किए बिना हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा विश्व किसी भी स्तर पे ये मजबूत नहीं हो पाएगा। आज आप देखिए, जिस परिवार में महिला सशक्त है, जिस समाज में महिला सशक्त है, जिस देश में महिला सशक्त है, वो देश सशक्त है, वो परिवार सशक्त है, वो राज्य सशक्त है, वो समाज सशक्त है। इसलिए महिलाओं को दबाकर, महिलाओं को कुचलकर, महिलाओं को बिल्कुल डिप्रेस्ड करके आप एक स्वस्थ समाज की, स्वस्थ परिवार की, स्वस्थ एक राज्य की, स्वस्थ एक देश की आप कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए समय की ये मांग है कि आप महिलाओं को जल्द से जल्द सशक्त करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सशक्तिकरण की जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसमें कुछ काम नहीं हुआ, वर्षों लगे हैं इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद महिलाओं के साक्षरता का दर बहुत ही कम था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की का दर वहां बहुत ही कम था। खेलों में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, विभिन्न प्रकार के स्तरों पे महिलाओं की भूमिका नगण्य के बराबर थी। इक्के दुक्की महिलाएं आती थी इसमें। लेकिन हमारी सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारा काम किया। विभिन्न प्रकार की शिक्षा समितियां बनी, विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोग बने और इसके मार्फत से महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास किए गए। लेकिन एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं के सशक्त बनाने में जिस प्रकार से प्रयास किया जाना चाहिए था और जिस प्रयास के उपरांत जिस प्रकार का फल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 साल के बाद भी 8वें दशक में प्रवेश कर गए हैं। लगभग 8वें दशक में प्रवेश करने के बाद भी हमको महिलाओं को सशक्त करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जब महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा सब कुछ सशक्त हो जाएगा। इसलिए कुछ इस प्रकार की कुछ बिंदु हैं, कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिसकी चर्चा करके हम महिलाओं को हम सशक्त कर सकते। इसमें पहला है अशिक्षा और गरीबी को दूर करके। देखिए, लिटरेसी को जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम सशक्तिकरण की बात जब तक सोचेंगे, वो सोचना भी हमारी बेईमानी होगी। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सुशिक्षित करें, शिक्षित करें और साथ साथ जो उनके भीतर गरीबी है, आप देखिए कि हमारे देश में जो महिलाएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे वो गुजर बसर करती है। हमको उनके आर्थिक स्तर को उठाना होगा विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों के मार्फत से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रयासों के माध्यम से। और जब तक उनकी गरीबी को हम नहीं दूर करेंगे और जब तक उनकी अशिक्षा को हम नहीं दूर करेंगे, तब तक उनको सशक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी इस बात का है कि हम उन महिलाओं को शिक्षित करें और ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास, उनका जो विभिन्न प्रकार का जो इंटरनल जो डेवलपमेंट है, जो उसकी सोच को प्रभावित कर सके, इस प्रकार से उसको हमको शिक्षित कर सके। और साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित साधनों को मुहैया करके हम उनको सशक्त कर सके, ताकि वो सामाजिक स्तर पे, वो क्या कहते हैं कि वो राज्य के स्तर पे, विभिन्न स्तरों पे वो अपनी भूमिका सही प्रकार से को निर्वहन कर सके।
और इसके बाद एक और प्रयास कर सकते हैं, जागरूकता लाकर। देखिए इसकी सबसे ज्यादा कमी है आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में। महिलाएं जागरूक नहीं है, वो जैसे तैसे वो अपने जीवन को गुजर बसर कर रही है। आज भी पुरुष से जो खाना बच जाता है उस खाने को वो खा लेती है। पुरुष जो है जो उनको आदेश दे देते हैं उसको वह वाक्य मान लेते हैं, और इस प्रकार से वो अपने साथ जो है बिल्कुल अन्याय कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार को सफल बनाने में, सबल बनाने में पुरुष की बात महिला न माने और महिला की बात पुरुष न माने, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिखता है कि वो उनमें जागरूकता का भारी अभाव है। वो जागरूक नहीं है, जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। समय की कोई पाबंदी उनके साथ नहीं है, समय का कोई मूल्य नहीं समझती है। और उनको ये बताना होगा, उनको सिखाना होगा, उनको ये जताना होगा कि आपका एक एक पल आपका कीमती है। आप भी सरोजिनी नायडू हो सकती है, आप भी इंदिरा गांधी हो सकती है, आप भी सुनीता विलियम्स हो सकती हैं, आप भी सानिया मिर्जा हो सकती है, आप भी मेधा पाटकर हो सकती है, आप भी जहां आरा हो सकती है, आप भी मुमताज हो सकती है। और अगर इस प्रकार की चीजें उनके भीतर इन बातों को निरूपित किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं सशक्त ना हो। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण में इन चीजों पर हमको बिल्कुल रूप से हमको ध्यान देना होगा। और जो पूर्व में मैंने चर्चा की आपके सामने कि एक जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसको ठीक करना है। मैं बार बार इस पे मैं चर्चा करता हूं, चूंकि मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूं और इस कारण से मैं इसके इंपॉर्टेंस को मैं भली भांति समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जितनी सारी वो समितियां बनी शिक्षा के नाम पे, जितने सारे आयोग बने शिक्षा के नाम पे, उन सारे आयोगों ने काम किया। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से जो प्रयास किया जाना चाहिए था, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ये बहुत विभिन्न प्रकार के आयोग बने। और इन सारे आयोगों के मार्फत से या फिर जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनी, दुर्गा बाई समिति जैसी बहुत सारी समितियां बनी, इन समितियों ने, इन आयोगों ने जो विभिन्न प्रकार की अनुशंसा की महिलाओं को सशक्त बनाने में, इसका ईमानदारी से प्रयास राष्ट्रीय स्तर से, प्रांतीय स्तर से, सामाजिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से वो नहीं किया गया। भारत के पार्लियामेंट हाउस में महिला आरक्षण बिल को इस देश के कर्णधार समझे जाते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के लिए, उन्होंने बड़ी बेशर्मी से उस बिल को फाड़ दिया। महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया, बहाने उन्होंने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक बनाए। और अगर इस प्रकार की बातें होती रहेंगी तो महिलाओं का विकास नहीं होगा। इसलिए जरूरी इस बात का कि जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम बने या फिर जब भी कोई किसी प्रकार का शिक्षा आयोग बने, शिक्षा समिति बने, तो इस बात को उसमें बिल्कुल बेवाकी से उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें महिलाओं के बारे में बढ़िया से जिक्र हो, उनकी उन्नति के बारे में सही प्रकार से सोचा जाए, उस प्रकार से अनुशंसा किया जाए, उस प्रकार से विभिन्न प्रावधानों को उसमें निरूपित किया जाए, ताकि महिलाओं को सही प्रकार से उनका विकास हो सके, सशक्त रूप से उनका विकास हो सके। अगर शिक्षा समिति ही गड़बड़ होगी, अगर शिक्षा आयोग की अनुशंसा करने वाले ही सही प्रकार से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तो हश्र वही होगा जो आज 70 साल के बाद है, 80 साल के बाद है। आगे भी फिर हम इसी बात को गाते रहेंगे, गाए हुए गीत को हम गाते रहेंगे। इसलिए हमको शिक्षा के मार्फत से अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को हमको आगे बढ़ाना है। और इसमें एक स्पष्ट, एक ट्रांसपेरेंट एक शिक्षा नीति बने, ताकि उसके मार्फत से हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को सशक्त किया जा सके। और तभी हम ईमानदारी से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम काम कर पाएंगे। और फिर है सांस्कृतिक एवं जो हमारी जो परंपरागत जो विचारधाराएं पहले से चली आ रही है, उसमें परिवर्तन करना। देखिए, यह सच है कि वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल से हम कहें, वहीं से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा। लेकिन यह भी सच है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को जो दर्जा प्राप्त था समाज में, महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त था, वो फिर किसी दूसरे को सम्मान प्राप्त नहीं था। लेकिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, वहां से ह्रास शुरू होता है। ये सत्ता के लोलुप लोगों ने समाज को बांटने का काम किया, और ये जो एक आधी आबादी जो है हमारी, ये महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इनके ऊपर उसी काल से प्रहार शुरू किया गया।
पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये क्या कहते हैं दासी प्रथा, ये देवदासी प्रथा, ये सारी प्रथाएं लागू की जाती रही उस वक्त से। जाति प्रथा, ये सारी चीजें लागू होगी उस समय से, और आज उसका जहर हमारे सामने में। इसे देखिए, मैं परंपरा का विरोध नहीं करता हूं। जो स्वस्थ परंपरा, जो अच्छी परंपरा, ऐसी परंपरा है जो हमारे परिवार को मजबूत करती है, हमारे समाज को मजबूत करती है, जो हमारे देश को मजबूत करती है, जो वैश्विक स्तर पर एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, ऐसी स्थिति में हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन निश्चित रूप से अगर उसको सही रूप से इंप्लीमेंट ना किया गया तो इसका बहुत ही भारी नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। इसलिए स्वस्थ परंपराओं का निर्माण होना चाहिए। ऐसी परंपराएं जो स्वस्थ हैं, जो पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी दिखती हैं और मान्यता आगे भी अच्छी दिखेंगी, ऐसी परंपराओं को लागू करने में कोई गुरेज नहीं है। और जो सांस्कृतिक काल से जो विभिन्न प्रकार की जो बहुत ऐसी चीजें आ रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हमारे समाज में बाल विवाह होता था, हमारे समाज में आपको विधवा का विवाह नहीं होता था, विधवाओं को यातना दी जाती है, विभिन्न प्रकार के फिल्म इसके ऊपर बनाए गए, हमारे संविधान में ही विभिन्न प्रकार के प्रावधान इसके लिए किए गए हैं। तो लेकिन आज आप देखिए कि जो विधवा विवाह है आज सरेआम हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। भाई, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको अपने जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ये लंबी जिंदगी में उनको सही प्रकार से अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए इस प्रकार की चीजों की जरूरत है। इसलिए स्वस्थ परंपराओं का और सांस्कृतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सही प्रकार से पालन करना होगा, तभी अपनी महिलाओं को, तभी अपनी बेटियों को हम सशक्त कर पाएंगे। और फिर एक और चीज है कि संकीर्ण विचारधारा को हटाकर देखिए, आज भी हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे विद्यालयों में, विभिन्न जगहों पे संकीर्ण सोच वाले बहुत सारे लोग हैं। ये आधी अधूरी शिक्षा लेने वाले लोग, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां जिन्होंने ले लिया लेकिन शिक्षा का असर इनके ऊपर नहीं हुआ, जो व्यवहार से इनको नहीं झलकता, जिनके विचार से नहीं झलकता, ऐसे लोग भी आज हमारे परिवार में, जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, बेटियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हमारी सत्ता गुम हो जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे। इस प्रकार की सोच उनके भीतर है। एक सुलझा हुआ सोच होना चाहिए। आप जैसे देखिए कि अगर किसी परिवार में किसी की बहू भी कमाती है, किसी का बेटा भी कमाता है, वाइफ और हस्बैंड दोनों कमाता है, वो परिवार कितना वो खुशहाल है, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन जहां पे सिर्फ पुरुष ही कमाते हैं और किसी परिवार में जहां महिलाएं ही कमाती है, वहां अभाव होता है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहां की कोई भी नहीं कमाता, किसी की आमदनी अच्छी नहीं होती, फलतः उनकी जीवन दुश्वारियों से भरा हुआ हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की जो संकीर्ण विचारधारा है, महिलाओं को हीन समझना, महिलाओं को छोटा समझना, महिलाओं को वस्तु समझना, महिलाओं को भोग की वस्तु समझना, महिलाओं को हेय दृष्टि से देखना, इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो संकीर्ण जो सोच हमारी है, इन चीजों को दूर करना होगा। हमको बराबरी का दर्जा देना होगा। ये जो आधी आबादी हमारी है, हमारी बेटियों के रूप में, हमारी बहनों के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हमको इसको समझना होगा। आप जैसे देखिए कि पुराणों में देखिए, वेदों में देखिए, महिलाओं को दुर्गा के रूप में दिखाया गया, महिलाओं को सरस्वती के रूप में दिखाया गया, देवी देवताओं के रूप में दिखाया गया। आज भी हमारे मिथिलांचल में कुमार कन्याओं को भोजन कराने का प्रावधान है, उनको आज भी देवी समझा जाता है। लेकिन ये देवी सरीखी लोगों को हमारे घर में यात्रा दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा से इनको वो रूबरू होना पड़ता है। और फिर ये भोले भाले लोग जो मंदिरों में तो दुर्गा को खोजने जाते हैं, मंदिरों में तो सरस्वती को खोजने जाते हैं, लेकिन अपने घर की दुर्गा को, अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की सरस्वती को ये सम्मान नहीं देते, उनका निरादर करते हैं। जिस दिन ये सोच बदलेगी कि जब आपके घर की सरस्वती, आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की भगवती, अगर उसका आप सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की बातों को, जो संकीर्ण विचारधारा है जो हमारे मन में है, इन संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर हमको एक बेहतर समाज बनाना होगा, हमको एक बेहतर एक देश बनाना होगा, तभी हम सही प्रकार से रह पाएंगे। एक ऐसा देश जिस देश में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का सम्मान मिलेगा। वहां सिर्फ महिलाओं के बारे में या फिर वहां पुरुषों के बारे में, उनको सशक्त करने के बारे में नहीं सोचा जाएगा। ये दोनों ही सशक्त होंगे, ये दोनों ही पिलर मजबूत होगा किसी मकान का, तो निश्चित रूप से उस मकान का फाउंडेशन भी बढ़िया होगा और उसकी इमारत भी अच्छी होगी। इसलिए
इन सारी चीजों पर ध्यान देकर हम महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं और एक पितृसत्तात्मकता पे को हटाना होगा। आज आप देखिए कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में हर जगह आप देखिए, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न भौगोलिक इलाकों में, विभिन्न समाजों में आप देखिए इस प्रकार की बातें। आज भी लड़के को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। लड़के के बारे में सोचा जाता है कि इसका मरने के समय में लड़के का मुंह देखने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लड़का जब मुखाग्नि हमको देगा तो हम सीधे स्वर्ग का टिकट हमको मिल जाएगा, हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन बेटियों को अधिकार नहीं है। मैंने बहुत सारे मैगजीन्स में देखा, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा, मैंने बहुत सारी चर्चाएं इसके बारे में सुनी कि बहुत लोग ऐसे थे जिनको कि लड़का नहीं था, उनकी लड़कियों ने कंधा दिया, उनको श्मशान तक ले गए और मुखाग्नि भी लड़की दी। जितने समर्पण भाव से उसने दी, शायद लड़का हो सकता है कि नहीं दे पाता। तो इस प्रकार की चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। ये जो एक सत्ता, एक खास, एक सिर्फ एक लोगों का है, सिर्फ पुरुषों का है, लड़कों का है, मेल्स का है, इसको दूर करना होगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भैया। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में सबों की भागीदारी समान सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगर बेहतर परिवार बनाना है, बेहतर एक देश बनाना है, एक समृद्ध परिवार बनाना है, एक मजबूत परिवार बनाना है, तो जरूरत इस बात की है कि आपको जो आपकी आधी आबादी है उसको पूरा का पूरा अधिकार देना होगा, पूरा का पूरा उसको राइट देना पड़ेगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना होगा, तभी आप मजबूत बन पाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो चीजें, जो पितृसत्तात्मक जो सारी सत्ताएं चली आ रही है पहले से, इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और एक और महत्वपूर्ण ये है कि जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको दूर कीजिए आप। ये जो आप गौर से देखिएगा कि हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं हैं, इसका सबसे ज्यादा शिकार हमारी महिलाएं होती है, हमारी बेटियां होती है, हमारी बहनें होती है। ये सबसे ज्यादा शिकार यही होती है, इन्हीं को सब कुछ भोगना पड़ता है। महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती। महिलाओं को समय से पूर्व उनकी शादी कर दी जाती है। महिला बच्चियों के जन्म होने के बाद से उनके परिवार के लोगों को पहले उनकी शादी की चिंता होती रहती है। दहेज प्रथा देखिए, ये दानव आज किस रूप में लील रहा है हमारे समाज को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी छात्राओं को। जब वो ब्याह करके दूसरे घर में जाती है तो उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है। दहेज के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। और विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रावधानों के रहने के बावजूद, विभिन्न प्रकार के सरकारी जो नियमों को रहने के बावजूद, सरकारी महकमे के लोग भी इस पे चुप्पी साध लेते हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि सरकारी महकमे में बड़े ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति भी अपने घर में घरेलू हिंसा करता है। सरकारी पदों पे बैठने वाला बहुत जो व्यक्ति है वो अपनी बहुओं को जलाने का काम करता है, बेटियों को, दूसरे की बेटियों को जलाने का काम करता है। उसको दया भी नहीं आती, उसको हया भी नहीं आती, उसको शर्म नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। जब तक आप इन सारी चीजों को दूर नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रथा को आप हटाएंगे नहीं। आज भी देखिएगा बहुत सारे परिवारों में महिलाएं जूठन खाती हैं। बहुत सारी काम करने वाली जो बहुत सारी बहनें होती हैं वो जूठन खाकर ही वो गुजारा कर लेती हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रथाओं पर रोक लगना चाहिए। आज भी हमारे समाज में डायन जोगन की प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह की प्रथा, विधवा विवाह की प्रथा। आज भी जो बहुत सारी बच्चियां जो विधवा हो जाती है ना, तो उनकी शादी नहीं होने दी जाती, उसके ऊपर 50 प्रकार से लोग नाक बौसी को ओढ़ते हैं। तो इन सारी प्रथाओं पे रोक लगना चाहिए, इन सारी प्रथाओं पे कुठाराघात होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना बिल्कुल कोड़ी बेईमानी होगी। और एक और काम हम कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा। देखिए, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं, हमारी दादियां जो ज्यादा उम्र की हो जाती हैं, जिनको एजुकेशन सही प्रकार से नहीं मिल पाता है, यहां तक कि वो अपना दस्तखत नहीं कर पाती हैं, वो एक छोटा सा आवेदन नहीं लिख पाती हैं, वो लिखकर वो आदान प्रदान अपनी भावनाओं का नहीं कर पाती हैं। ऐसे लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के मार्फत से उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना होगा। क्योंकि शिक्षा वो अमोघ अस्त्र है जिसके मार्फत से कि आप बड़ी कठिन से कठिन मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्रौढ़ महिलाओं के लिए, प्रौढ़ बहनों के लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और शिक्षा समिति में या शिक्षा आयोग में
इस बात की बिल्कुल बारीकी से अनुशंसा की जानी चाहिए। इसको कंपलसरी रूप से लागू किया जाना चाहिए। अगर वित्त की कमी हो तो इसके लिए अलग से वित्त का प्रावधान वित्त मंत्रालय को किया करना चाहिए, ताकि ये जो प्रौढ़ महिलाएं हमारी हैं इनको इनके साथ न्याय हो सके, इनको भी शिक्षा का इनको सही प्रकार से इनको शिक्षा रूपी जो अस्त्र है इनको मिल सके, ताकि अपने जीवन को सही प्रकार से समझ सके। और फिर है एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए आज का जमाना है मनोविज्ञान का। आज आप देखिए कि मैंने शुरू के वीडियोस में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, मैंने उसके ऊपर चर्चा किया था। मैं आगे भी इसके ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मनोविज्ञान के युग में अगर आपने मनोविज्ञान की विभिन्न विधाओं का आपने उपयोग नहीं किया तो समझिए कि आप पीछे रह गए। उसमें है कि आपको निर्देशन और परामर्श, कोई भी आदमी सब बात नहीं जानता। पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति सारी चीजों को नहीं जानता। इसलिए हर स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, जिस किसी भी स्तर पे जरूरत हो, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप उन लोगों को, खासकर बहनों को, हमारी बेटियों को, उनको निर्देशन मिलता रहे, उनको परामर्श मिलता रहे, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कितना करना है, इन सारी चीजों के बारे में उनको बताया जाना चाहिए। अगर इन सारी चीजों के बारे में उनको सही रूप से बताया जाएगा, उनको बार बार समय समय पर निर्देशन मिलता रहेगा, उनको गाइड किया जाता रहेगा, तो वो भटकेंगी नहीं, अब बिल्कुल सही रूप से अपने रास्ते पे सही प्रकार से चल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन चीजों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगी, और फिर वही होगा कि तो फिर उसके बाद जो सशक्तिकरण से संबंधित बातों की जिसकी बात चर्चा कर रहे हैं वो काम सही रूप से नहीं हो पाएगा। और फिर आपको संवैधानिक प्रावधानों को लागू करके, भारतीय संविधान के द्वारा सभी जितने सारे, चाहे हमारी महिलाएं हो चाहे हमारे पुरुष हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, सबको समानता का अधिकार दिया गया। और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि आप महिलाओं को आप बिल्कुल आप उसके साथ आप हिंसा नहीं कर सकते, महिलाओं को आप द्वितीय दर्जे का उनको नागरिक नहीं समझ सकते, महिलाओं के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को सख्ती से उनको अमल में लाना पड़ेगा। और फिर ये जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान है, उन सारी चीजों को उन महिलाओं तक, उन बच्चों तक, उन बेटियों तक उनको आपको पहुंचाना पड़ेगा। आज आप देखिए, पहले तो मुस्लिम भाइयों में या दूसरे धर्मावलंबियों के भीतर भी संपत्ति से संबंधित अधिकार महिलाओं को प्राप्त था, लेकिन हमारी राष्ट्रीय सरकार ने संपत्ति का अधिकार हमारी बेटियों को भी, पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी आपको बराबरी का, बच्चे लड़कों के बराबर उनको अधिकार दे दिया गया। जब तक आप इस प्रकार से वो नहीं देंगे तब तक वो सही प्रकार से मजबूत नहीं हो पाएंगी, सबल नहीं हो पाएंगी, मजबूत नहीं हो पाएंगी। और फलतः जिस सशक्तिकरण की बात हम सोच रहे हैं वो सोचना भी बिल्कुल अपने स्तर से बिल्कुल बेईमानी होगी। और फिर है समुचित भागीदारी, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। आप महिलाओं को हीन मत समझिए, उनको छोटा मत समझिए, उनको कमजोर मत आकिए, क्योंकि जब जरूरत ऐसी पड़ेगी तो आप देखेगा कि वो आपसे मीलों आगे बढ़ जाती। उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। आप देखिए, बिहार और राजस्थान की सरकार ने वो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में या बहुत प्राइवेट नौकरियों में भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है बिहार सरकार और राजस्थान सरकार का। और बहुत सारे प्रांतीय सरकारें ऐसी हैं जो इसके बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका हाउस से पास नहीं हो पाता। ये बेईमान लोग, ये समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, ये इस प्रकार के बिल को पास नहीं होने देते, इस पर चर्चा नहीं करते। ये जो हमारी आधी आबादी है, जिसको कि हम एक सही जगह दे करके हम अपने समाज को, अपने देश को बेहतर जगह पे पहुंचा सकते हैं, उसमें ये लोग सहयोग नहीं कर रहे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उनको समुचित भागीदारी दें, एक खुला आसमान दे उन्हें। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको एक खुला आसमान दें, उन्मुक्त रूप से वहां वो उड़ सके, उन्मुक्त रूप से अपने भावों को वो अमली जामा पहना सके। जो क्षमता है उनमें, जो काबिलियत है उनमें, जिन चीजों को लेकर आई हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, उन सारी चीजों को सही जगह मिले। अगर ऐसा देने में हम सक्षम होंगे, ऐसा करने में हम सक्षम होंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन महिला सशक्तिकरण होकर रहेगा। हमारा देश, हमारा समाज वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक मिसाल बन के हमारे सामने आएगा। इसलिए देखिए, एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा पेपर है महिला सशक्तिकरण, जिसमें कि बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं इस लेक्चर के माध्यम से
सिर्फ अपने छात्रों को नहीं, जो बीएड के छात्र हैं, जो डीएलएड के छात्र हैं, जो एमएड के छात्र हैं, डिफरेंट प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के में जो भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, हम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे जो विभिन्न प्रकार के जो लोग जो मेरे वीडियो को सुनते हैं, जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, वो सारे लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। आप ये सारी बातें जानते हैं, सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करने की, अगर हमने इसको सही प्रकार से इंप्लीमेंट किया तो निश्चित रूप से हमारा समाज सशक्त होगा, हमारी महिलाएं सशक्त होंगी और हम भी सानिया मिर्जा पैदा कर पाएंगे। आप देखिए कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां किस क्षेत्र में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी ने कैसा काम किया, वो कैसी महिला, जो सभी लोग जानते हैं। सरोजिनी नायडू जब गवर्नर पहली बनी महिला इस देश की, तो देखिए कि उन्होंने कितना काम किया, सभी लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा, ये क्या कहते हैं कि वो ममता बनर्जी, ये जयललिता, ये विभिन्न प्रकार के लोग, सोनिया गांधी, ये सारे लोग अपने जो अपने कीर्ति से, अपने कार्य से आज भी जो है महिलाओं के लिए मिसाल के रूप में सामने खड़ी है। आज आप देखिए जो ओलंपिक में हमारे पुरुष पहलवान हार जाते हैं, तो महिलाएं जो हमारी साक्षी सरीखी हमारी बेटियां होती हैं, सानिया मिर्जा सरीखी हमारी टेनिस खिलाड़ियां होती है, ये सारे जो हमारी बच्चियां हैं, ये आगे बढ़ के हमारे विजय का अभियान, ये मिसाल ये थाम लेती है। तो मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। आप चाहे शिक्षक के रूप में हो, आप एक पति के रूप में हो, चाहे कि आप भाई के रूप में हो, आप एक पड़ोसी के रूप में हो, आप एक मित्र के रूप में हो, आप जिस किसी भी रूप में हो, अगर एक सुंदर समाज देखना है, अगर एक सुंदर परिवार देखना है, तो हमको अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको सशक्त करना होगा, उनको मजबूत करना होगा। जो बैसाखी हमने उनको दे रखा है, उस बैसाखी को हटा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा। और जिस दिन हम ऐसा करने में कामयाब होंगे, महिला सशक्तिकरण सही प्रकार से हो पाएगा, उस दिन एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश हमारे सामने होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम आपके सामने उपस्थित होंगे।